हेलो एंड वेलकम टू द आईएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के बारे में। दरअसल आज चिली में एक रेफरेंडम होने जा रहा है जो यह डिसाइड करेगा कि क्या चिली को नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाना है या नहीं। अगर चिली ने आज यह नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया तो यह दुनिया का सबसे मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे होने वाला है कि आज पता चलेगा कि क्या चिली सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाता है या नहीं। पर हमें ये जानना है कि आखिर इसे मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जा रहा है? क्या इससे हम सीख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? साउथ अमेरिका का आप मैप देख लीजिए, यहाँ पर है चिली है, ये ब्राज़ील है। दरअसल इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है इनइक्वालिटीज़। चिली सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आया है। तो इसी समस्या को टैकल करने के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जिससे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को दूर किया जा सके। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 388 आर्टिकल्स होंगे और 57 ट्रांजिशनल क्लॉज होंगे, जो कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से नए कॉन्स्टिट्यूशन के में ट्रांजिशन होने में हेल्प करेंगे। तो इस 388 आर्टिकल के साथ में यह चिली भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। तो चिली के नए कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल हुआ क्या कि 1980 में चिली अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के इंटरेस्ट से ज्यादा इनके जनरल ऑगोस्टो पिनोचेट के इंटरेस्ट को सर्व करता था। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिजाइन किया गया था ताकि ये अपने अथॉरिटेरियन रिजाइम को कंटिन्यू कर सके, मतलब अपने लीडरशिप को सिक्योर रख सके। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे विशेष बात ये थी कि ये मिल्टन फ्रीडमैन के इकोनॉमिक मॉडल से इंस्पायर था, मतलब कैपिटलिस्ट था। मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते थे। उनका ऐसा मानना था कि स्टेट को सिर्फ डिफेंस जैसे कार्य में ही अपना काम करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका फुलफिल हो सके। अदरवाइज जो भी करना होगा वो फ्री मार्केट ही करेगा। तो फ्री मार्केट के सपोर्टर थे। तो इन्हीं से प्रेरित होकर अगस्टो पिनोचेट ने 1980 कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटलिस्ट को ज्यादा तवज्जो दी। इससे हुआ क्या कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज आई। तो इससे कंट्री में ग्रोथ आती है, कंट्री में इनोवेशन आता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि इससे इनइक्वलिटी प्रमोट होती है। क्योंकि कैपिटलिस्ट लिबर्टी को सपोर्ट करता है। लिबर्टी से क्या होता है, इंसान को प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, उसको कम टैक्स देना होता है। पर इससे होता है क्या, इनइक्वलिटी बढ़ जाती है, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि 1980 के बाद से चिली ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, पर उससे क्या आया, इनइक्वलिटी आई। जो पुअर स्टेटा के लोग थे उनके लिए हेल्थ और एजुकेशन उनके लिए आउट ऑफ रीच हो गई। क्योंकि आप मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में हो, आपको ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लो, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल मिलते हैं। तो गवर्नमेंट आपके एजुकेशन का, हेल्थ का ध्यान रखती है। पर मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटी में क्या होता है ना कि आपको प्राइवेट कंपनीज के भरोसे रहना होता है। प्राइवेट ही स्कूल रन करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल रन करती है। तो इससे जो पुअर लोग होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इससे इनइक्विटी बढ़ जाती है। तो जब इनइक्विटी हद से ज्यादा बढ़ गई, तब 2019 में चिली में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और यह प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। गवर्नमेंट ने भी काफी रिप्रेसिव मेजर लिए। इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो ईसीएलएसी की रिपोर्ट थी, इसने बताया कि जो टॉप के 1% लोग हैं चिली में, वो 26.5% चिली की वेल्थ को एक्यूमुलेट करके बैठे हैं। और जो बॉटम 50% लोग हैं, वो सिर्फ चिली की वेल्थ का 2.1% एक्सेस कर पाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो इनिक्विटी है वो बहुत ज्यादा है। और इसी प्रोटेस्ट में एक बात जोर शोर से निकली थी कि यह जो प्रोटेस्ट है, इससे न्यू लिबरलिज्म का क्रेडल माना जाएगा। आपको पता है पहले लिबरलिज्म आया, मतलब लिबर्टी को फोकस में रखा गया, कैपिटलिज्म ग्रो हुआ। पर जब कैपिटलिस्ट के साथ में इनिक्विटी आई, तो उसके बाद में पॉजिटिव लिबर्टेरियंस का दौर आया, मतलब सोशल वेलफेयर का दौर आया। पर जब गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज्यादा होने लग गया, टैक्स आपके बढ़ गए थे, गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफेयर करने लगी थी, तो फिर एक बैकलैश आया। फिर गवर्नमेंट ने अपने आप को रिट्रैक्ट करना शुरू हुआ। फिर से प्राइवेट कंपनीज ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया और फाइनली इसे न्यू लिबरलिज्म का दौर कहा जाता है। तो न्यू लिबरलिज्म में यही देखने को मिला, न्यू लिबरलिज्म आया, फिर से कैपिटलिस्ट का दौर आया और फिर से इनइक्वलिटी की शुरुआत हुई। अभी जो दौर चल रहा है वो न्यू लिबरलिज्म का चल रहा है। तो चिली के लोगों की डिमांड थी कि इस न्यू लिबरलिज्म पॉलिसी को हटाकर फिर से सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान दिया जाए। इसके लिए हमें नए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है जो सोशल वेलफेयर के प्रोविजंस को इंक्लूड कर सके। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों इसे वर्ल्ड का सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बताया जा रहा है। तो इसे मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बताने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बहुत इंक्लूसिव कैरेक्टर का होगा। मतलब जो चिली में जो इंडिजिनस पीपल होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो उनकी पॉलिटी है वो और ज्यादा इंक्लूसिव हो सके।
यहाँ तक कि एक ऐसा प्रोविज़न भी है जो कि वहाँ के इंडिजिनस पीपल को उनके लिए खुद का लीगल प्रैक्टिस बनाने की सुविधा देगा, ताकि उनके अपने जो डिस्प्यूट है, वो अपने लेवल पे ही सॉल्व कर सकें। अगला जो प्रोविज़न होगा, उसमें जो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने हर नागरिक को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करे। सेफ्टी नेट मतलब सोशल सिक्योरिटी। अब हमारे देश में जितने भी अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लोग हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। सोशल सिक्योरिटी में आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आपकी पेंशन, ये सब आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं, वो ये सब अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ऐसा ही प्रोविज़न चिली में भी हो रहा है, ताकि जो स्टेट है, उसी की ड्यूटी बनती है कि वो अपने नागरिक को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करे। और सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही जिस प्रोविज़न की, वो ये है कि स्टेट जो है, वो गारंटी करेगा जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी काहे में? गवर्नमेंट में, पब्लिक प्राइवेट जितनी भी कंपनीज़ है, इसमें जेंडर पैरिटी होगी। जेंडर पैरिटी यानी कि रिप्रेजेंटेशन, इक्वल पे, खासकर प्राइवेट में आपको एक गैप देखने को मिलता है फीमेल और मेल के पे स्केल में। तो यह सब नए कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में चिली में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में अगला जो प्रोविज़न है, वो ये है कि जो इंसानों को राइट्स मिलते हैं, ऐसे भी राइट्स कुछ नेचर और एनिमल के भी होंगे। और गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को टैकल करे। तो अगर आप ये 3 राइट्स देखेंगे तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव माना जा रहा है। पर चिली के इस नए कॉन्स्टिट्यूशन से सारे लोग खुश नहीं हैं। कुछ लोग इसका विरोध जता रहे हैं। नो डाउट इस नए कॉन्स्टिट्यूशन से जो अनइक्वल सोसाइटी है, वहाँ फेयरनेस आएगी, राइट्स को एक्सपांड किया जा रहा है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, वाटर, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। पर यह कंट्री के पॉलिटी और जुडिशियल सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल चेंज लाएगा, पर वो रेडिकल होंगे। जब भी रेडिकल चेंजेस आते हैं, तो आपकी जो सोसाइटी है, वो डिसरप्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई चेंजेस लाने हैं, तो ग्रेजुअली आना चाहिए। अभी जो चिली इकोनॉमी है, वो काफ़ी स्टेबल है और प्रॉस्परस इकोनॉमी मानी जाती है साउथ अमेरिका में। तो ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो थोड़ा सोशलिस्ट कैरेक्टर का है। इस वजह से जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इससे नाखुश बताए जा रहे हैं। जो राइट विंग के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे उनका मानना है कि कंट्री की इकोनॉमी इससे गिर सकती है। फिर भी चिली में लॉ काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल हैं और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं, सपोज़ करो जैसे हमारे यहाँ एस जयशंकर हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस में सर्व कर चुके थे। इसके बाद वो हमारे विदेश मंत्री बने। मतलब वो काफ़ी हद तक इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे ही चिली में जो गवर्नमेंट होते हैं, जो वहाँ के मंत्री होते हैं, वो टेक्नोक्रेट होते हैं। चिली अभी फिलहाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लिथियम का। लिथियम का इम्पोर्टेंस क्या में आता है? बैटरीज़ में। बैटरीज़ अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? ईवी के लिए। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लोग ये डर जता रहे हैं कि इससे जो कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो रुक जाएगी या फिर लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमेशा इन्वेस्ट करने से लोग डरते हैं, क्योंकि स्टेट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। प्राइवेट कंपनीज को इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं होती, इस वजह से इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। तो ये नए कॉन्स्टिट्यूशन के ड्रॉबैक्स बताए जा रहे हैं। अब होगा क्या? अगर ये अप्रूव हो जाता है आज, तो जो 57 ट्रांजिशनल आर्टिकल हैं, वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगी। पर अगर यह नया कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट हो जाता है, तो भी चिली को नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाना ही होगा, क्योंकि 2020 में जो रेफरेंडम हुआ था, उसमें 80% चिली के लोगों ने हामी भरी थी नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मतलब फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, अगर यह रेफरेंडम आज कैंसल हो जाता है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको वन टू वन मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें 2 डेडिकेटेड मेंटर्स आपको मिलेंगे, एक एकेडमिक मेंटर और एक फॉलो अप मेंटर्स। उसके अलावा हम लाइव आंसर राइटिंग करा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। करंट अफेयर की डेडिकेटेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा फिलॉसफी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी ऑप्शनल की भी क्लासेस भी आईएएस एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जीमेल पे या टेलीग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।